हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो है संरक्षण आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड के। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि संरक्षण आरक्षित क्षेत्र होते क्या हैं। तो इंग्लिश में तो इसे हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व कहते हैं। ठीक है, अब समझो, जैसे नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, वन्य जीव विहार जो है, तो उनके बीच में जो है ना संरक्षण आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए एक बफर या फिर कनेक्टर का काम करते हैं। किसका? कनेक्टर्स का काम करते हैं। या नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में होगा, या कोई भी आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, आरक्षित संरक्षित क्षेत्र किसी एरिया को जो है गवर्नमेंट संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है ना, तो किसी आरक्षित या फिर संरक्षित वन के बीच में जो है वो क्या बनाया जाता है, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है, जो वहाँ के बफर या फिर कनेक्टर्स के रूप में कार्य करती है। अब इनकी घोषणा क्यों करी जाती है? तो जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता जो है और वन्य जीव को संरक्षण देने के लिए इनकी घोषणा करी जाती है। ठीक हो गया। और अब समझते हैं जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, कब का? 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके तहत क्या बनता है? नेशनल पार्क तो बनता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनती है, और बाद में ही क्या होता है कि जो 1972 का हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसके 36A धारा के तहत ही संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित करे जाते हैं। ठीक है, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब समझते हैं उत्तराखंड में कितने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं। तो कितने हैं उत्तराखंड में? संख्या कितनी है? 4 है। तो 1 बाय 1 सबको देखते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले है हमारा आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित, जो कि कहाँ है? देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में है। और आसन से रिलेटेड हमको 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने हैं। तो सबसे पहले ये किसके लिए है? बर्ड्स के लिए है। प्रवासी जो पक्षियां हैं यहाँ बहुत पाई जाती है, प्रवासी पक्षियों के लिए है, बर्ड्स के लिए ये है। और आसन जो है ना, सबसे पहले देखो, आसन बैराज बनता है। अब बैराज क्या होता है? तो पक्षी अभयारण्य भी आपको पूछ सकता है। पक्षी अभयारण्य यानी बर्ड्स के लिए क्या बनता है? एक कंजर्वेशन जो है यहाँ स्थापित होता है। तो वो ये कब होता है? 1967 में होता है। आसन बैराज बनता है 1967 में। या इसी को दे सकता है कि पक्षी अभयारण्य कब बनता है? तो 1967 में बनता है। ठीक है, और आसन को ही जो है, आसन को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया जाता है? ठीक है, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित करा जाता है 2005 में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट कि आसन को वेटलैंड, अभी समझते हैं वेटलैंड क्या होता है। रामसर जो सम्मेलन है, साइट है, उसका कब घोषित करा जाता है? 2020 में। ठीक है, अब वेटलैंड को समझेंगे तो ये तीनों ही एयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बोले कि ये जो है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का जो है गठन कब होता है? 2005 में होता है। ठीक है, अगर आसन बैराज बोले तो 1967, और वहीं एकमात्र यानी उत्तराखंड का फर्स्ट, और अभी तक तो यही है, तो वेटलैंड घोषित ये होता है कब? 2020 में इसे घोषित करा जाता है। और प्रवासी जो पक्षी हैं उसके लिए मेनली जो हमारा आसन वेटलैंड है वो फेमस है। ठीक है, अब ये वेटलैंड को समझते हैं। वेटलैंड क्या होता है? तो ये क्या होता है? आर्द्र भूमि, इसे हम हिंदी में कहते हैं। अब ये एक नेचुरल तरीके से भी हो सकता है, या फिर मैन मेड आर्टिफिशियल तरीके से भी हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारी सॉइल है, और सॉइल मिट्टी है। ठीक है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा? पानी जमा हो जाता है, या फिर जो भूमि है उसके किनारों में कहीं पे पानी जमा हो जाएगा, तो उस भूमि में नमी हो जाएगी ना, तो वो गीली भी होगी और साथ में भूमि भी होगी। यानी जो भूमि गीली हो उसी को हम क्या कह देते हैं? आर्द्र भूमि, यानी नमी वाली भूमि उसे हम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे पानी है, जैसे कोई सॉइल है उसके ऊपर पानी है, तो वो पानी अगर 5-6 मीटर ही तक गहरा है तो क्या होगा? जो सनलाइट है ना वो वहाँ तक रीच करेगी, अंदर तक जा सकती है। तो अब ऐसे भी तो जीव होते हैं जो पानी के अंदर भी हमारे उपजते हैं, तो उनके लिए वो क्या करेगी? काफ़ी अच्छी साबित होगी सनलाइट, और बहुत
अच्छा मतलब एक वेजिटेशन हमें वहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ, पानी के अंदर, तो जो कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए वेटलैंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और मेनली जो वेटलैंड है वो कहाँ होंगे, अब जैसे पानी हमें मेन यहाँ पे चाहिए तो नदी, समुद्र या फिर किसी झील के किनारे ये पाए जाते हैं। ठीक हो गया। और ऐसे ही अब यहाँ भी तो कोई रिवर बहती होगी ना, तो एक है आसन में कौन सी रिवर फ्लो करती है, यमुना करती है मेन रिवर, और आसन नदी ही एक है छोटी सी, आसन नदी यहाँ फ्लो करती है। और इन दोनों का संगम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ होता है, रामपुर, मंडी, देहरादून। रामपुर मंडी में इनका संगम होता है, कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, तो वेटलैंड को हमने समझा। अब ये आर्द्र भूमि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए क्या होता है ना, रामसर सम्मेलन होता है। रामसर सम्मेलन एक होता है, कब, 2 फरवरी 1971 में होता है। अब रामसर एक जगह है, कहाँ, ईरान में। तो ईरान एक देश है, ईरान में क्या होता है, ईरान के रामसर जगह में एक सम्मेलन होता है और वहीं की जगह के नाम पे ही इसका नाम रख दिया जाता है, रामसर सम्मेलन। अब इसमें ये मतलब लास्ट डिसीजन निकलता है कि सभी देश जो है, जितने भी वेटलैंड है उनको क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, उनके लिए अधिनियम बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से कंक्लूज़न निकलता है। तो इसी के तहत हमारे वेटलैंड जो है उनकी घोषणा करी जाती है। और उत्तराखंड का कौन सा है, आसन है फर्स्ट नंबर का। ठीक है, और वहीं भारत में भी तो कोई फर्स्ट रहा होगा। भारत का फर्स्ट रामसर साइट कौन सा है, रामसर साइट की अगर बात करी जाए तो वो है चिल्का। चिल्का लेक फर्स्ट है। कब घोषित करते हैं इसे, 1981 में घोषित होती है। और चिल्का ही कहाँ है, चिल्का ओडिशा में है। और खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है सबसे बड़ी, पूछता है ना ये भी क्वेश्चन हमारे जीएस में। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है और इसे ही फर्स्ट रामसर साइट घोषित करा जाता है भारत का, कब, 1981 में। कहाँ है, ओडिशा में है। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको ये लर्न करना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जो है झिलमिल संरक्षण आरक्षित। ठीक है, झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये कहाँ है, हरिद्वार में है। और इसकी स्थापना भी कब होती है, 2005 में। और आसन को भी संरक्षण आरक्षित कब घोषित किया गया था, 2005 में ही करा गया था। ठीक है, और ये मेनली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बारहसिंगों के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। और इतना ही इम्पोर्टेंट फैक्ट वैसे यहाँ से निकलता है। तो एक है ना, कुछ नाम है सेम, तो झिलमिल ताल अगर आपसे पूछे तो वो कहाँ है, चंपावत में है। ठीक है, और ये कैसी ताल है, एक गोल आकृति की ताल है। ऐसा भी पूछते हैं ना, कौन सी ताल गोल आकृति की है, तो कौन सी है, झिलमिल ताल है। और एक ऐसी ही है झिलमिल गुफा, झिलमिल गुफा, तो ये कहाँ है, पौड़ी में है। ठीक है, पौड़ी में क्या है, झिलमिल गुफा है। और झिलमिल ताल की अगर बात करी जाए तो वो कहाँ है, चंपावत में है। और झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, हरिद्वार में है। कब होती है स्थापना, तो 2005 में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा पवालगढ़ संरक्षित आरक्षित क्षेत्र, तो इसकी स्थापना होती है 2012 में। और कहाँ है, नैनीताल, नैनीताल का जो रामनगर वाला क्षेत्र है वहाँ है पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। और अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो चेंज करके क्या रखा है, सीतावनी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। और कब होता है, मतलब 2024 के आसपास जो है इसे चेंज करा जाता है और क्या नाम रख दिया गया है, सीतावनी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, अब चौथा हम देखते हैं तो क्या है, नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन। अब हमें पता है नैना देवी मंदिर कहाँ है, नैनीताल में है। तो ऑब्वियसली बात है ये भी कहाँ होगा, नैनीताल में। तो 2015 में इसकी स्थापना करी जाती है, कहाँ, नैनीताल में। ठीक हो गया, और इतना ही इम्पोर्टेंट यहाँ से निकलता है, नैनीताल में है 2015 में। ठीक है, तो 4 के 4 हमने देखे। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे तो आसन बैराज की स्थापना या फिर आसन पक्षी अभ्यारण्य आपसे बोले तो कब होती है, 1967 में होती है। और वहीं फिर आसन को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है 2005 में।
ठीक है। और वेटलैंड कब घोषित करा जाता है? 2020 में वेटलैंड घोषित कर दिया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे हमारा आता है झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र, कहाँ है? हरिद्वार में, 2005 में घोषित होता है। और थर्ड हमारा है पवालगढ़ या फिर सीतावनी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, कब बनता है? 2012 में, और कहाँ है? नैनीताल में है। और चौथे नंबर का हमारा है नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन, 2015 में बनता है, और कहाँ है? नैनीताल में है। ठीक है, तो ये सारा ही इम्पोर्टेंट है। और अब लास्ट हमारा देखते हैं नंदा देवी जैवमंडलीय क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो उत्तराखंड में केवल एक ही है उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना की अगर बात करूं, स्थापना कब होती है इसकी? 1988 में। ठीक है, और अब जैवमंडल क्षेत्र तो समझती हो ना, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करा हुआ है। तो 3 इसमें जोन में ये बटा रहता है। ठीक है, कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन। और यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो क्या कहते हैं पेड़ हो गया और वन्य जीव हो गए, उनको संरक्षण दिया जाता है। कोर में बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, हमें जाने नहीं दिया जाता है, सारी चीज़ पे प्रतिबंध होता है। और बफर में थोड़ी बहुत छूट हमें दी जाती है। और ट्रांजिशन एरिया में मेनली सब कुछ अलाउड होता है। ठीक है, तो अब स्थापना हमने इसकी देखी 1988 में होती है। अगर इसकी फैलाव की बात करी जाए, कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है, तो चमोली में है मेन पार्ट तो इसका, और ज़्यादातर चमोली में ही है। और है हमारा पिथौरागढ़ में, और कहाँ हो जाएगा? बागेश्वर में। अब सिंपल सा है, समझ सकते हो, तीनों ही आपस में क्या करते हैं? बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इन तीनों में ही फैला हुआ रहेगा, कुछ ऐसे रटने वाली ज़रूरत नहीं है। चमोली में है, फिर उसके बगल में पिथौरागढ़ में है, और उसी के नीचे पे क्या आता है? हमारा बागेश्वर आता है। तो तीनों में फैला हुआ है, और मेन तरीके से कहाँ है? चमोली में फैला हुआ है। ठीक है, और अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करी जाए, इसका एरिया कितना है, तो 5860.6 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वह अभी तक तो नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, तो और इसके अंदर क्या आता है? अब ये जो नैना देवी है ना, इसके अंदर ही क्या आता है? जो फूलों की घाटी है, क्या है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क हमारा, और नंदा देवी नेशनल पार्क जो है, इसके अंदर आता है ये दोनों। और ये दोनों कहाँ हैं? चमोली में है, इसलिए मेन पार्ट नंदा देवी जैवमंडलीय क्षेत्र का कहाँ है? चमोली में आता है। ठीक है, अब इसको रिवाइज करें तो सबसे छोटा नेशनल पार्क हमारा यही है, फूलों की घाटी। ठीक है, 87 स्क्वायर किलोमीटर लगभग फैला हुआ है। और अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए तो 1982 में स्थापित होता है। और यूनेस्को की लिस्ट में से कब शामिल करा जाता है? यूनेस्को की लिस्ट में ये है ना, तो 2005 में से यूनेस्को लिस्ट में शामिल करा जाता है। और वहीं नंदा देवी भी चमोली में है, 624 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी भी स्थापना 1982 में करी जाती है। और इसको यूनेस्को में डाला जाता है किस वर्ष? जिस वर्ष हमारा नंदा देवी जैवमंडलीय क्षेत्र बनता है, यानी 1988 में। ठीक है, तो सबको लिंक करते ही हुए याद करना है, तो इससे हमें इजीली क्या होगा? याद होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा इतना ही है, इतना ही इसमें टॉपिक्स मेन पॉइंट यही है। तो यहीं पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म, और होप आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ मिस्टेक होती है, वैसे तो नहीं हुई होगी, बट कुछ होता है गलती से, तो उसके लिए आप कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे। और अगर मैं बोल रही हूँ, अगर लिखने वक्त भी मुझसे कुछ गलती हो रही है, ऐसा मैंने गौर करा है, तो उसके लिए माफ़ करेंगे, ऐसा छोटा मोटा हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।